नमस्कार। माई स्टार्टअप टी पे आपका स्वागत है। मैं हूं मेजर सुनील शेट्टी। नए हफ्ते में नए प्रोग्राम के साथ में हम वापस हाजिर हैं। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं आशीष शर्मा जी, जो कि सेवा हब के फाउंडर हैं। आशीष जी इंजीनियर रह चुके हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया पर उन्होंने अपना एक जर्नी नया शुरू किया। जानते हैं कि क्यों उन्होंने शुरू किया, क्या कारण थी, क्या वो मोटिवेशन था जिसकी वजह से उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप किया। और एक खास सेगमेंट में है वो सेवा हब काम करता है एमएसएमई के साथ में। सो लेट्स अंडरस्टैंड। आशीष जी, वेलकम टू द शो। आपका स्वागत माई स्टार टीवी पे फाउंडर टॉक पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम सेवा हब के बारे में जाने, हम जानना चाहेंगे आपका जर्नी, क्योंकि आप एक इंजीनियर रहे हो और आपने एक अपना अच्छा करियर को छोड़कर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए। क्या कारण था या क्या वो सोच विचार था जिसकी वजह से आप इंजीनियरिंग को छोड़कर, आप एक अच्छा सा करियर को छोड़कर, काफी अच्छा आपका पैकेज भी था उसमें, वो छोड़कर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए? सर बेसिकली जो मेरा स्टार्टअप है सेवा हब, ये एक थॉट से शुरू हुआ था। मतलब मैं अपना इंजीनियरिंग सेगमेंट छोड़ने वाला नहीं था, काफी अच्छा था। लास्ट ईयर ही मैंने इसको छोड़ा है और 3 इयर्स इसको सेवा हब को मेरे को करते हुए हो गए हैं। तो इनिशियली कोविड में हमने अपना जो थॉट रखा लोगों के बारे में, लोगों के बिजनेसेस के बारे में, हम घर बैठे कैसे जान सकते हैं, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कैसे मिले, बिना उनको अप्रोच किए, बिना उनका नाम जाने वो हम तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस पर कुछ फ्रेंड्स और हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड। तो उसको ही फिर हमने बहुत टिट फॉर टैट और काफी चीजें हमने इसमें ऐड ऑन करके इस सेवा हब को हमने आज खड़ा किया है। 3 इयर्स हो चुके हैं हमें। तो जो मेरा जर्नी रहा है उसमें इंजीनियरिंग का काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग में बिल्कुल सोल्यूशन ड्रिवन काम होते हैं। और जो मेरा प्रोफाइल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रहा, तो वहां तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रायोरिटी पर होती है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो उसके बेसिस पे जिन जिन डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, उससे मुझे अपने आप को और बेहतर बनाने में जो चीजें हैं वो मेरे निकल के आई। और ड्यूरिंग कोविड जो मेरा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, मेरा लास्ट जो डेजिग्नेशन था जिस पर हम काम करते थे, बिजनेसेस प्रोसेस को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो मैंने क्विक करके उसको इस स्टार्टअप में लेके आए। क्योंकि बिजनेसेस को भी हमें इम्प्रूव करना होगा ताकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी को भी एक अच्छा वर्जन मिले, लोगों का भी लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर हो, लोगों के कॉस्ट इफेक्टिव वे में कोई एक ऐसा सिस्टम हो जहां से उनके बिजनेस की अच्छी विजिबिलिटी मिले। तो ये सेवा हब इसलिए आया था। एक तो ये हुआ कि मेरा आपने, चलो ये आपको आइडिया आया और आपने ये सोचा कि चलो इस आइडिया को लेके आगे चलते हैं। बट जो ट्रांजिशन होता है कि मतलब आपने एक फुल टाइम जॉब करना, उसको छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, जिसमें कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, ना सैलरी की गारंटी होती है, ना फ्यूचर का गारंटी होता है, क्योंकि रिस्क, काफ़ी रिस्क से भरा होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? ट्रांजिशन तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, कि बस जो बोलते हैं ना कि अब फाउंडर लोग देखना चाहते हैं इसलिए जॉब छोड़ा। अदरवाइज मैंने 2 इयर्स इसको साथ में चलाया, कि इस स्टार्टअप को मैंने, कि लोगों के माइंडसेट को देखते हैं। क्योंकि मेरा जो स्टार्टअप है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टार्टअप है मेरे नजरिए से कि लोगों के माइंडसेट को चेंज करेगा, बिजनेस कल्चर को चेंज करेगा, उनके मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के देखने के नजरियों को चेंज करेगा। तो उसके लिए मैंने 2 इयर्स इसको साथ में रखा। तो मुझे ज्यादा, जब मैंने इसको लीव किया तो मुझे एकदम से इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट अब मेरे को काफी इवेंट्स में जाना होता है, काफी जगह अपने सेवा हब को प्रेजेंट करना होता है। दैट्स वाई मुझे अपना वो जर्नी लास्ट ईयर छोड़ना पड़ा। और बहुत अभी भी लगता है, कभी कभी तो लगता है कि यार वो बहुत अच्छा था, बट अभी जो मैं बनाने वाला हूँ वो शायद काफी लोगों के लिए एक अच्छा विजन देगा, इसलिए मैं उसको सोच के खुश हो जाता हूँ। किस तरह की दिक्कतें आई जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे फ्रॉम जॉब, फुल टाइम जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप, और उसको कैसे आपने ओवरकम किया? सर थोड़ा तो ये रहा कि टेक्निकली चीजें, जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट है सेवा हब, वो टेक्निकल चीज को पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे आईटी वालों के साथ थोड़ा रहा कि मैं किस तरीके से चीजों को लेके आऊं।
लेकिन मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैं आईटी टीम के साथ इंटरेक्ट करता रहता था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा हेल्प मिला। उसके बाद फील्ड एग्जीक्यूशन, अब मैं मार्केटिंग का बंदा नहीं था, तो मैं मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने जो ब्रांड इमेज को ले जाने में, वो एक इनिशियल फेसेस में था। आजकल ट्रेडिशनल मार्केट भी काम होती है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी काफी चीजें होती हैं, उसको भी एक, तो एक वो ट्रांजिशन थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल था, बट जैसे ही मैं फ्लो में बैठा तो चीजें धीरे धीरे बनती गई। और आपके इस ट्रांजिशन में जो कि आपका जो एक रास्ता रहा है, जर्नी रहा है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इसमें फैमिली का क्या रोल रहा और उनका सपोर्ट किस तरह रहा? फैमिली का तो नॉर्मली सपोर्ट रहा, ज्यादा उनको नहीं था सपोर्ट, बिकॉज आइडिया ऐसा है कि एकदम से आप जॉब छोड़ रहे हो और फिर अब एक नए ऐसी शिप में जा रहे हो जहां कुछ है ही नहीं, आगे कुछ लोग मिलेंगे नहीं, एक अलग सी में आप जा रहे हैं। तो उनका वैसे तो सपोर्ट था, बट उनके मन में डाउट भी रहता है कि यार अच्छा खासा एक सेटअप है, फैमिली मैन हो, किड्स हैं, आपने अपना एक पूरा एक बोलते हैं एक शिफ्ट से दूसरी तरह शिफ्ट किया और बिना कुछ लगेज लिए आप चल दिए हो आगे। तो उस फेसेस में कभी कभी उनके मन में भी ख्याल आता है कि हाँ, तो तुम्हें वो पुराना अच्छा था, बट उनको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से ये लोगों के लिए कितना हेल्प करेगा। तो जब लोगों का इस सिस्टम से वैल्यू क्रिएट उनको दिखेगा, तो वो शायद उसको देखने के बाद थोड़ा और सपोर्ट करे। एंटरप्रेन्योर के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो उनके लिए क्योंकि ये हर रोज़ का बैटल है, ये हर रोज़ की एक जंग है। आप रोज़ सुबह उठते हो और वही सब करते हो, नए चैलेंजेस के साथ में, नए तरीकों में, क्योंकि आपको वही तरीका होता है जब तक आप एक जगह तक ना पहुंचो। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। चलिए अब जानते हैं सेवा हब के बारे में। बताइए क्या विजन रहा सेवा हब को लेकर, क्या क्या आइडिया था आपका सेवा हब आपने जब शुरू किया तो इसके पीछे विजन क्या था? सर इनिशियली तो मैंने आपको बताया ये बस एक थॉट था। हम जैसे कोविड में ड्यूरिंग में हम घर पर ही थे, तो सारे स्कूल फ्रेंड्स और वीकली जी मीट और गूगल मीट वगैरह होती थी, सब लोग थोड़ा इनिशियल फर्स्ट फेज में एंजॉय करते थे, क्योंकि वो एक नया सीन मिला था लोगों को। फिर उसके बाद जो कोविड के जो दूसरे सेशंस रहे, सेकंड और थर्ड, उससे जरूर लोगों को इम्पैक्ट पड़ा। तो बट एज अ पर्सनल मैं कहूँ, मैं घर में अकेला था, तो हमने इस पॉइंट पे बात की, दो तीन फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि चलो इस पर अच्छे से स्टडी रिसर्च करते हैं। तो आइडिया आत्मनिर्भर भारत से निकला था कि आत्मनिर्भर भारत है, देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा खींचा कि लोग तो इतने सालों से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको किस तरीके से सपोर्ट करती है। तो उस पर जब हमने ज्यादा रिसर्च की तो पता पड़ा, जो आज के सिनेरियो से मैं बताऊं, कि लोग वीडियो मार्केटिंग नहीं करते हैं, अपने आप को वीडियो से प्रेजेंट नहीं करते हैं। वो ट्रेडिशनल पे कुछ अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग खर्चा करते हैं, सोशल मीडिया में उनको कंटेंट उतना अच्छा बनाते नहीं आता है, उनके पास बजट नहीं है। तो जो एमएसएमईज के ज्यादातर बिजनेसेस हैं, वो डिजिटली हैं, बट डिजिटली अपने आप को लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू कॉस्ट का एक जो बड़ा सेगमेंट है। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू पे रखते हुए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो से हम मार्केटिंग कराएं, जो कि अभी कहीं नहीं है ऐसा सिस्टम। लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, कोई एड शूट नहीं होगा, लोग अपने फोन से एक अच्छा सा 2 से 3 मिनट का कस्टमर पिच बताएंगे कि वो डिजिटली कहाँ अवेलेबल है, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट अदर सोशल मीडिया से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो अगर ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो वो भी बताएं लोगों को कि हम इस तरीके से करते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड शेयर होता है, तो एक वीडियो के थ्रू हमें एक अच्छा सा जो ब्रीफ एक ओनर ही दे सकता है। एक जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, बट अगर इसको मैं 3 मिनट में समराइज करूं, तो वैसा पिच हम अपने सिस्टम में एमएसएमईज या टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, जो भी आसपास हमारे सोसाइटीज में, उनको हमारे सिस्टम में अपलोड करना होता है। तो वो जो आइडिया है सेवा हब, वो इस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो कि आज की डेट में मैं काफी स्मॉल बिजनेसेस को एक अच्छा विजिबिलिटी दे चुका हूँ। कुछ लोगों को कन्वर्जन्स भी हुए हैं, बिजनेस भी मिला है। तो वो देख के जो सारा जो होता है कि प्रेशर, वो रिलीज हो जाता है कि चलो हमने कुछ अच्छा आज क्रिएट किया हुआ है। तो आइडिया इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होते होते हम आज पहुंचे हैं।
एक चीज यहाँ दो किस्म की दिक्कतें आती हैं। एक तो है स्मॉल बिजनेस, जिनको कोई भी नई चीज को लेकर उनको उनको उसमें कन्विंस करना कि ये आपके लिए सही है, वो एक अपने अपने में ही एक चैलेंज है। उसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी, कि उनको समझना कि इसको मैं एक शूट करूंगा, अपने फोन से करूंगा, उसको अपलोड करूंगा, फिर आप उसको आगे मार्केट करेंगे। तो इस तरह को इस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? सर इनिशियली मैंने उनको बताया कि डिजिटली जो हमारा सेगमेंट है अभी वर्ल्ड में, हर चीज डिजिटली जा रही है, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ले जा रहे हैं। तो वो वही तीन चार चीजें बताते हैं जो उनको मार्केट ने बताया है कि आप गूगल पे डाल दीजिए, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लीजिए। इसके बाद क्या कोई उसको ये नहीं बताता कि भाई आगे कैसे करेंगे। तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ जो सेवा हब का प्लेटफॉर्म है वो उनके एक वीडियो को पुश करता है, आपके लोकल में पुश करता है। आपको भी उसमें सपोर्ट करना होता है, ऐसा नहीं होता कि सारा काम हमें करना होता है। तो आपके लिए एक मार्केट प्लेस हमने दे दिया, एक वीडियो का एक मार्केट प्लेस है जहां आप अपने बिजनेस को रेगुलरली वीकली शेयर कर सकते हो। किसी ने अगर विजिटिंग मांगा, कार्ड मांगा या वाउचर मांगा, तो आप अपना वीडियो शेयर कर सकते हो। किसी ने कहा आपका इंस्टाग्राम क्या है, तो अब वो उस वीडियो को शेयर करने से उनको एक मास्टर प्रोफाइल मिल जाता है जहां उसका ऑनलाइन एड्रेस, उसके दूसरे पार्ट सारे। इस तरीके से हम जो मर्चेंट्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, जो भी लोअर भी होते हैं, हम उनको उनके पास भी जाते हैं कि हमारा ऑडियंस वो भी है। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि डिजिटली कितना इम्पोर्टेंट है। फेक और फ्रॉड जो चीजें होती हैं उससे भी हम उन्हें बताते हैं कि अगर आप अपने आप को डायरेक्टली प्रेजेंट करेंगे तो कस्टमर को इजी टू अंडरस्टैंड होगी, आप उनसे डायरेक्टली डील कर सकते हो। तो इससे आपका प्रोडक्ट कोई और किसी और नाम से नहीं ले सकता, कस्टमर आपके पास डायरेक्ट इंटरफेस डायरेक्ट आ सकता है। उस चीज को बता के हम उसका वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। हमारी कुछ टीम्स हैं अलग अलग लोकेशंस पे, वो लोगों को मोटिवेट करके उनका वीडियोस लाती है, एक्सेस उनके पास भी रहता है, हम उनको उनके थ्रू हमारे सिस्टम में लेके आते हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहता है कि वही बात मैंने कही कि सोशल मीडिया, अरे वो वाला सोशल मीडिया ऐसे कर रहा है, वो वाला सोशल मीडिया ऐसे कर रहा है। तो हम उन्हें बोलते हैं कि उनका सोचने का तरीका अलग है। वहां एंटरटेनमेंट के बीच में आपका बिजनेस प्रेजेंट किया जाता है जो कि एक थंब से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो जाता है। हमारे यहाँ एक जेन्युइन ऑडियंस होता है जो इंटेंशनली आपको देखता है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी होती है तो वो उसको डायरेक्टली लेता भी है। तो ऐसे चीजें हम बता के लोगों को अपने सिस्टम में ज्वाइन कराते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं। जो भी पोस्टर्स ये लोग अपने शेयर करते हैं, ये आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं? क्या आपका खुद का प्लेटफॉर्म है जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस पर आप करते हो? और फिर अगर आप उस पर शेयर करते हो तो जो एंड यूजर है, जो आपके कस्टमर का जो कस्टमर है, उसको उस तक कैसे पहुंचते हो आप? सर आप मैं मतलब वैसे तो नाम नहीं लेना चाह रहा था सोशल मीडिया का, मैं आपको एग्जांपल यूट्यूब या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम का नाम दूंगा। इसी तरीके का ही प्लेटफॉर्म है सेवा, बट यहाँ पे एक बिजनेस एंटिटी की वीडियो होती है। तो जैसे आप यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं, लोग अपना कंटेंट रेगुलरली बना के डालते हैं। हमारे यहाँ रेगुलरली कंटेंट डालने का काम नहीं होता है, हमारे यहाँ बस एक प्रेजेंटेशन वीडियो होती है 2 to 3 मिनट्स की, वही उसके पास एक होती है मास्टर। जैसे आप समझे लोकल एरियाज में होर्डिंग्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं जिनको देख के लोग समझते हैं कि यहाँ ये फलाना रिटेलर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है। वैसे ये वीडियो है जो कि गूगल के थ्रू कनेक्ट करता है, ताकि लोग गूगल पे ही ज्यादातर सर्च करते हैं तो अदर सोशल मीडियाज आते हैं। तो वैसे ही वो हमारे यहाँ एक वीडियो के थ्रू डिस्कवरी कर सकता है कस्टमर। कस्टमर हमारे सिस्टम में इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हम उन्हें रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स एंड कूपन्स देते हैं, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी कुछ डिस्काउंट दे के अपने पास कस्टमर को लेके आ सकें। तो ये आगे चल के आपको जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं तो ये आपको एज अ इंडिया का यूट्यूब दिखेगा। बट ये यूट्यूब नहीं है, मैं यूट्यूब एक पैरेलल यूट्यूब बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बिजनेसेस की एक ही वीडियो को टेक केयर करेगा, ताकि हम यहां से बैठ के किसी भी अदर स्टेट के बिजनेसेस को अपनी इच्छा से मैं देख सकूं। मैं टाइम पास के तौर पे, जैसे हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, जानना है, उसकी डिजिटल के 10 एप्लीकेशन के बारे में जानना है, तो एक लोकेशन जो है वो सेवा हब है। सेवा हब एक बस एक एडिशनल मोड है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं,
हम एक मर्चेंट को और बिजनेसेस को एक सही तरह से इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो वीडियोस देखने का जो स्पैम टाइम है वो 9 सेकंड है। 9 सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं हमें देखना है या नहीं देखना। बट मैं ये कह रहा हूँ 9 सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है किसी को समझना या उसके बारे में चीजें जानना या उसके प्रोडक्ट को लेके खरीदना, वो 9 सेकंड में पॉसिबल नहीं है। कम से कम थोड़ा सा रिसर्च तो चाहिए, तो थोड़ा एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स हम कस्टमर्स का लेते हैं। तो कितने सेवा कस्टमर्स अभी हब हैं पर आज आज की तारीख, बिजनेसेस हैं आज की तारीख में जो अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को डिस्प्ले कर रहे हैं? सर करेंटली अभी मेरे पास रजिस्टर्ड यूजर पैन इंडिया में 70,000 प्लस हैं, जिसमें से 20,000 के आसपास बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर से रजिस्टर्ड किया है। उसमें से अराउंड 5,000 के आसपास हमारे पास बिजनेस वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें आपको लोकल बिजनेसेस भी मिलेंगे, एमएसएमईज भी मिलेंगे, एनजीओ भी मिलेंगे आपको, या वेबसाइट डिजाइनर, फ्रीलांसर। तो जो भी हमारी सोसाइटी में एक अपना बिजनेस रन करता है, जिसकी एक एंटिटी है, जिसके नाम से वो जाना जाता है, उसके थ्रू वो कनेक्ट है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्यूशन टीचर्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी मिलेंगे कि वो कैसे ऑनलाइन और जूम के थ्रू बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल जूम और अदर ऑनलाइन चैनल्स हैं जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब तक हम पता नहीं पड़ेंगे कि हमारे पास और अच्छे टीचर्स हैं, तो वो कैसे कनेक्ट होंगे। तो थ्रू आउट द कम्युनिटी जो भी आप सेगमेंट देखते हैं, हम उन सभी कैटेगरीज को टेक केयर करते हैं। राइट नाउ अभी तक का हमारा 12 लाख का फुटफॉल हो चुका है हमारी वेबसाइट और ऐप का जो नंबर्स हैं, और हमारा कन्वर्जन रेशियो भी अच्छा है। 3.5 लाख हमारा कंप्लीट व्यूअरशिप है। डेली 1,000 यूजर्स के आसपास लोग हमारे यहाँ एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द इंडिया। मैं पर्टिकुलरली एक सिटी की बात नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं से जिन जो लोग हमारे यूजर हैं वो यूज करते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस मिलता है तो हमें पता लग जाता है कि भाई वो लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि आपका कमीशन कितना है। तो हम लोग बोलते हैं सर हमारा कोई कमीशन नहीं है, जीरो कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग अपने आप को एक वीडियो से मार्केट कर सकते हैं। 70,000 का आपने नंबर बताया और साथ में 12 लाख से ज़्यादा आपका यूज़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है एक स्टार्टअप के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है। तो अगले आने वाले 3 या 4 साल पे क्या प्लान्स है आपका एक्सपेंशन को लेकर? सर अभी तो मेरा ये सोचना है कि अगर एज अ बूटस्ट्रैप अगर ये चलता है तो दिस फाइनेंशियल ईयर हम 1 लाख के आसपास रीच करेंगे। बोथ बायर एंड सेलर्स जो भी हम दोनों को लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बूटस्ट्रैप में थोड़े कंस्ट्रेंट होते हैं, कॉस्ट का भी एक इम्पैक्ट आता है। इफ वी गेट फंड्स तो हम इसको बहुत जल्द 10 लाख तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगले 3 to 5 years में, अगर हम गेटिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड फंड्स अगर हम कहीं से रेज कर पाते हैं अच्छा, तो हम 10 लाख मर्चेंट्स को टारगेट करेंगे। क्योंकि फिर उसको हमें अपने प्रोडक्ट को बस प्रेजेंट करना है, हमें सोशल मीडिया में इसकी अवेयरनेस डालनी है, ब्रांडिंग करनी है, तो इसके बेसिस पे भी लोग आ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं सुनील सर आपको बताना चाहूंगा, हमारा टैगलाइन है कि 51 रुपीज में लोग अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम उनसे बस 51 रुपीज चार्ज करते हैं, वन टाइम प्लेटफॉर्म फी होता है, ताकि उनको ये भी ना लगे कि फ्री है तो कुछ अलग डायरेक्शन में ना जाए। तो वीडियो अपलोड प्रेजेंटेशन के बाद वी टेक हम 51 रुपीज फॉर वन टाइम प्लेटफॉर्म फी, क्योंकि हम मंथली मैसेजेस भी भेजते हैं, हम उनको थोड़ा सर्वर पे भी रखते हैं। तो उसका कॉस्ट तो वैसे नहीं निकलता, बट एक जो चार्ज है कि एक स्मॉल वेंडर भी अपनी मार्केटिंग कर सके, इस बेसिस पे हम अपने आप को लेके जाते हैं मार्केट। गो टू मार्केट हमारा इस तरीके से रहता है। 51 रुपीज़ तो बहुत छोटा अमाउंट हुआ एक आज की तारीख में किसी भी वेंडर को, खासकर अगर आप शहरों में देखें शायद। मैं आपको ये कहूंगा, लोग फिर भी नहीं, उन्हें फिर भी डाउट होता है कि यार कैसे होगा। उन्हें अदर सोशल मीडिया इतने अच्छे लगते हैं कि भाई हम अपना वहां डाल के कर लेते हैं। बट मैंने बहुत फीडबैक्स लिए हैं, अराउंड 50,000 लोगों को तो मैंने अपने फेस टू फेस बताया है। अपनी 4 years की जो मेरा लास्ट है उसमें मैं इतना फील्ड में रहा हूँ, इतने इवेंट्स में जाता हूँ, मैंने 1 to 1 इतना लोगों को बताने पे कोशिश किया है कि भाई एक जैसे मैं चेस कर रहा हूँ, आपको चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका वो मास्टर प्रेजेंटेशन वीडियो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर आप रहते हैं। बट फिर भी नहीं आते, कुछ लोग फर्स्ट ईयर आ गए थे, कुछ लोग सेकंड ईयर आए थे, कुछ अभी आते हैं, तो लोग आएंगे। आई ट्रस्ट माय प्लेटफॉर्म कि मैंने क्या चीज बनाने वाला हूँ, कैसा इकोसिस्टम बनेगा, तो बाद में भी आएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी सेम यही रहेगा, 51 रुपीज। इसमें कोई एनुअल फीस होता है आप जो आपके वेंडर्स को देना पड़ेगा आपके प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए? सर ये एक्चुअली आप इसको ऐसे समझे कि प्लेटफॉर्म फी तो कॉमन है, 51 रुपीज में एक टेलर या जो स्मॉल मर्चेंट्स है वो अपने आप को वीडियो के थ्रू शेयर कर सकते हैं, क्यूआर के थ्रू अपने बिजनेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर सभी के लिए बराबर है। बट एडिशनली अब इससे मेरा रेवेन्यू तो आएगा नहीं, तो हमारे यहाँ मंथली, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शंस होते हैं। हमारा खुद का एक एडसेंस है, जैसे गूगल का एडसेंस होता है, मेटा का एडसेंस होता है, वैसे ही हमारा भी एडसेंस है। बट ये जो एडसेंस है और जो मेरा प्लेटफॉर्म है, ये बाकी प्लेटफॉर्म से इसलिए अलग है क्योंकि ये एक वीडियो का प्लेटफॉर्म है। प्लस यहाँ जो एडसेंस और वीडियोस के थ्रू जो कस्टमर आते हैं, हम उन्हें कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स देते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट का बजट जो होता है वो मर्चेंट का कस्टमर को ही जाता है। तो इससे एक अच्छा जो रिलेशन है वो बायर और मर्चेंट के बीच में बनता है। और उसके बीच में जो भी एक जो पॉइंट्स का सिस्टम है, जो भी उसमें से अमाउंट का सिस्टम है, इन फ्यूचर मैं उससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा। बहुत बढ़िया, और ऑल द बेस्ट आपको, क्योंकि आप काफ़ी टफ सेगमेंट में हो, क्योंकि मैं भी आपके साथ में इसी का मीडिया के सेगमेंट में हूँ, और आसान नहीं है ये जर्नी। मैं समझ सकता हूँ जो आपका जो पेन पॉइंट है या जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्योंकि आपका तो फिर भी 51 है, हमारा थोड़ा उससे ऊपर है, लेकिन आपने जैसे कहा कि उस पर भी कस्टमर देना नहीं चाहता। तो आपका कोई मैसेज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस को लेकर? मेरा तो बस यही रहेगा कि जो भी अभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आपके माय स्टार्टअप टीवी से कनेक्टेड हैं या फर्दर कभी फ्यूचर में ये वीडियो देखते हैं, तो जो अभी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, मैं उनसे कहूंगा कि आपका प्रेजेंटेशन मैं देखना चाहता हूं और मैं आपको नहीं जानता हूं, तो आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज करें। वी विल गेट यू अ प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस फ्रॉम योर बिजनेस। साथ ही जो नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, मैं उनको बताऊंगा कि आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। आपको ये फोकस नहीं करना है कि मेरे को इन्वेस्टर्स आ जाए, मेरे को फंड्स मिल जाए, या मेरे को किसी तरीके से मेरा सिस्टम चल जाए, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूशन कोई भी स्टार्टअप फाउंडर सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि कस्टमर ही उसका सबसे पहला इन्वेस्टर होता है। जब तक कस्टमर उसके प्रोडक्ट को बिलीव नहीं करेगा, तब तक उसको इन्वेस्टर्स या फर्दर जो भी चीजें होती हैं वो नहीं मिलेगी। तो जो जनरेशन है आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो फाउंडर्स हैं, उनको यही मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आप मतलब कुछ ऐसा ला के लोगों की लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसको मार्केट टेस्ट कर लें, उस पर देख लें कि लोगों को ये किस तरीके से अडॉप्ट करेगा, प्लस कस्टमर आपको पे कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये दो तीन चीजें अगर ये आपके पास 6 महीने 1 साल अगर अच्छे से आ गई, तो योर आइडिया इज मार्केट फिट। फिर आप उसको अलग अलग तरीके से ग्रोथ और स्केल कर सकते हैं। तो फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन पार्ट। आशीष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके विचार माई स्टार्टअप टीवी को लेकर। हम लोग दुनिया का एक पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है या मीडिया कंपनी है जो कि स्टार्टअप्स और फाउंडर्स, आप जैसे फाउंडर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? बिल्कुल सर, क्यों नहीं कहना चाहेंगे। माय स्टार्टअप टीवी पे तो मैं 1 साल पहले से मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि फाउंडर टॉक शो में किसी दिन मैं भी खुद भी आ जाऊंगा। बट मैंने जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे, खासकर यूट्यूब से मैंने जो कुछ वीडियोस कभी कभी मैंने देखे, रेगुलरली तो नहीं पॉसिबल होता है, बट मुझे एक अच्छा खासा अवेयरनेस, नॉलेज, ऐसी चीजों के बारे में पता पड़ता है जहां मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता और वो हमारे पास नहीं आ सकती। तो मीडिया का और कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे ऑटोमेशन और जो हमारे आईटी ड्रिवन चीजें हैं, वो इसी तरीके से हेल्पफुल करते हैं। तो होपफुली माय स्टार्टअप टीवी एक अच्छा प्लेस बनाए लोगों के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, अराउंड 1.5 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। तो
बहुत सारे स्टार्टअप्स तो डेड हो जाते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ फंडिंग। तो स्टार्टअप टीवी ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को लेकर आए, उनका एक अच्छा वीडियो, मतलब ब्रीफ, एक अच्छा वीडियो जो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे, वो लोगों को पता पड़े। और मैं भी चाहूंगा कि फ्यूचर में और माय स्टार्टअप टीवी की चीजों में पार्ट कर सकूं। जो भी सपोर्ट होगा मेरा, मैं कोशिश पूरी करूंगा स्टार्टअप कम्युनिटी को एक वेल डिफाइंड प्लेस पर पहुंचाने के लिए। Shukriya, Ashish ji. Thank you very much for being on our show. So, viewers, if you want to know more such stories from the world of entrepreneurship, do join us every day at 4 p.m. for a live Founder Talk show. आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष शर्मा जी, जो कि फाउंडर हैं सेवा हब के. थैंक यू आशीष जी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Sunil sir. Thank you, startup. Thank you. So, signing off for today. We'll see you again tomorrow at 4 p.m. sharp.